आर्मी नर्सिंग के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला ये आपका यार छठा क्लास जा रहा है और सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि रन का आगाज हो चुका है। और आप लोग अगर सही ढंग से समर्थन कीजिएगा तो आप लोग के लिए जबरदस्त मैराथन का भी व्यवस्था कराया जाएगा। पहली बात कि जो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो अपना अटेंडेंस जरूर लगाएंगे और कोई भी टॉपिक कहीं से भी कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे, आपको यार समझाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों, अगर वर्दी लेना है तो त्रिशूल संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जाइए और यार केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला ये छठा क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी वाला भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और यार धुन में आ जाइए तो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ही शानदार मैराथन का भी व्यवस्था करेंगे। वही बच्चा सीखेगा जो बेसिक से हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज समझने का कोशिश करेगा। प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में जनरल बैच एक आपका स्टार्ट 7 अप्रैल से हो रहा है, जिसमें टारगेट है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ट्रेड्समैन, आरपीएफ और साथ साथ में आने वाला एसएससी जीडी। तो जो बच्चे कमजोर हैं और बाजी मार लेना चाहते हैं तो बच्चे यार इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। देखो क्या है ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस वह है जो वायुमंडल के तापमान को क्या करे, बढ़ा दे, है ना जी। जैसे देखो यार, सूर्य से जो तुम्हारा प्रकाश आता है, सूर्य से जो धरती पर प्रकाश आया तो ये कौन विधि आया? ये यार विकिरण के विधि से, और धरती से टकराया और धरती से टकराकर ये प्रकाश यार फिर लौट गया, है ना। अब कहिएगा सर कि कहां ग्रीन हाउस पढ़ा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? देखो होता क्या है कि कुछ गैस ऐसे हैं, जैसे कि कौन कौन गैस? आपका यार कार्बन डाइऑक्साइड, आपका यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका यार सल्फर डाइऑक्साइड, आपका यार मीथेन। कुछ गैस ऐसे हैं कि धरती से यार धरती पर सूर्य का प्रकाश आया, अब मान लो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है ना। तो क्या करेगा, जब यार यहां से हीट लौटने लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा कि भाई थोड़ा सा मेरे पास आराम कर लो, आराम करके ऊपर जाना। तो जब हीट यहां आराम करने लगेगा, तो धरती का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो जो गैस ऐसा कर्म करेगा वो गैस है ग्रीन हाउस गैस। तो कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस आपको याद रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इन ऑप्शनों के आधार पर हमें क्या मानना चाहिए था? मीथेन। और क्या जानेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में? कि वैसा गैस जो वायुमंडल के तापमान को क्या कर दे भाई, बढ़ा दे, है ना। समझ ही गए हो। और सूर्य से प्रकाश कैसे आया? विकिरण। नेक्स्ट, फोटोक्रोमिक कांच में क्या पाया जाएगा? फोटोक्रोमिक कांच में क्या पाया जाएगा? प्यारे बच्चों, जैसे ही फोटो आता है तुम्हारा दिमाग सबसे पहले रटंत करने वाला बच्चा जो है उसका दिमाग सीधे सिल्वर ब्रोमाइड पर जाता है। अब फोटोग्राफी नहीं है, यह है फोटोक्रोमिक। फोटोक्रोमिक अगर सिर्फ रहता यार कि फोटोग्राफी तो बच्चों फोटोग्राफी में आप कह देते कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हो रहा है, लेकिन बात है यहां यार फोटोक्रोमिक। अब क्या है फोटोक्रोमिक? आपने बहुत सा यार, मेरा ये चश्मा है, ये फोटोक्रोमिक है। मतलब कि धूप में जाए तो काला हो जाए और छाया में आए तो सफेद हो जाए। और ऐसे कांच में आपका रहता है सिल्वर क्लोराइड। क्या रहता बच्चा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं यार हॉर्न सिल्वर, याद रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हॉर्न सिल्वर। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार सिल्वर नाइट्रेट जो चुनाव का चिन्ह है आपका, चाहे कपड़े पर यार दाग लगाया जाता है लॉन्ड्री में, वो जो दाग है आपको सिल्वर नाइट्रेट से लगाया जाता है। चुनाव वाला चिन्ह AgNO
3 और वोटिंग दिए होंगे तो चिन्ह लगता है, एक महीना तक नहीं मिटता है, वो है सिल्वर नाइट्रेट, है जी बच्चा। और इसका सूत्र है AgNO3 और इसे हम कहते हैं लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक, इसे क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक। अब देखिए आपको यार, यह है सोडियम नाइट्रेट। और प्यारे बच्चों, सोडियम नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। तो जिन जिन बच्चों को रिजल्ट लेना है, सफल होना है, त्रिशूल संस्थान को सपोर्ट कीजिए। आप लोग मनोबल नहीं बढ़ाइएगा तो भैया यार, मैं तो देखो क्लास फिर भी वादा किया हूं तो आता हूं हिम्मत करके, क्योंकि ऑफलाइन में भी हम लोग का यार बहुत ज्यादा क्लास रहता है। सपोर्ट कर दीजिए इसको यार, आगे बढ़ाइए। तो यार आपको यार जबरदस्त क्लास, आपको मैराथन तो ऐसा कि समझिए कि आपका रग रग को जो तंदुरुस्त कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जिंक सल्फेट में जब तांबा डालेंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? अब ऐसा भाई कहोगे कि सर आप हमेशा माथा दर्द वाला ही प्रश्न लाते हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि आपको मालूम है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, और यह भी मालूम है कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम है। हम ये भी जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि एलपीजी में क्या है? ब्यूटेन है, और एलपीजी में गंध का कारण मिथाइल मर कैप्टन है। आप ये भी जानते हैं कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला। लेकिन यार कॉन्सेप्ट जानिएगा तो 4-5 ऐसे प्रश्न बन जाएंगे जो यार किसी से बनने वाला नहीं है, और वैसा ही प्रश्न आपको यार कम सीट में भी रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो बच्चों, जिंक सल्फेट, देखो सबसे पहले जिंक Zn, और जहां भी SO4 रहे तो क्या हो जाएगा? सल्फेट। यह है जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट में हम क्या डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं तांबा। अब समझो यहां से, जो बच्चा सीरियस रहेगा वो समझेगा। बच्चा आओ इधर, और तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने आपको कैटरीना ने कार मांगा, अल्टो, जेन, फरारी, सोनाटा, किया है कि नहीं किया है? कैटरीना ने कार मांगा, MG मैग्नीशियम, अल्टो, जेन, है ना जी। जेन के बाद क्या भाई? फरारी। अब फरारी के बाद सोनाटा, है ना जी। और सोनाटा के बाद एशियन मतलब क्या? टीन। फिर भी मतलब कि क्या? कि भैया पीबी। फिर भी क्यों मिला? क्यों मतलब क्या? तांबा। फिर भी क्यों मिला? है ना जी। क्यों मिला? मिला मतलब मरकरी, Hg, सिल्वर ऑडी, Ag और Au। ये आपका रिएक्टिविटी है, समझिएगा तब तो, और समझिएगा तो चटनी है। अब हम लोग यार जिंक सल्फेट से किसको प्रतिक्रिया कराने लाए हैं? तो कह रहे हैं तांबा को, कह रहे हैं कि चल भाई तू एकरा से प्रतिक्रिया कर। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो जिंक पहले है तो ज्यादा रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव कौन है? तांबा, है ना जी। जैसे तांबा आएगा तो जिंकवा कहेगा करे भागता है कि नहीं, हम तो तुमसे ज्यादा तगड़ा है, ये तगड़ा है, तो तांबा को तो सटने ही नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया होगा ही नहीं। और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा बच्चों तो जिंक सल्फेट आपका क्या है? रंगहीन है, रंगहीन है। याद रखें, जिंक सल्फेट आपका क्या है? रंगहीन है। तो आपको यार विलयन में क्या परिवर्तन आएगा? जिंक सल्फेट को जब तांबा, जिंक सल्फेट में जब तांबा डालेंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा कि नीला हो जाएगा कि यार रंगहीन हो जाएगा कि पीला हो जाएगा? अरे पहले से ही रंगहीन था और रंगहीन ही रहेगा। अरे समझे, अगर ये बात समझ में आया होगा तो पक्का कमेंट करना, और आपका कमेंट ही है आपका अटेंडेंस है क्लास का। अब देखो यहां पर तुम्हें याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सीसा, जिंक, ये सबके आयन कौन कौन भाई? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सीसा। कहे ना कि जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा उसके लिए मक्खन बना दूंगा, एक दिन में तो सब नहीं समझा सकता हूं,
लेकिन लाइन बाय लाइन कीजिएगा तो हर लाइन अगला सीढ़ी पर जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है और आपको मजबूत करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो देखिए ये जितने भी आयन है वो रंगहीन हैं, इनका कोई कलर नहीं है। अब देखो बच्चों कलर वाला कौन कौन, देखो लोहा आपको क्या है, हरा है, लोहा क्या है, हरा है। और बच्चा तांबा, तांबा आपका क्या है, नीला है। लोहा हरा है और तांबा नीला है। अब जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो यार छोड़ेगा नहीं, और कम क्रियाशील क्या इसमें कोई फर्क डालेगा नहीं। लेकिन बच्चा अगर सिचुएशन ऐसा रहता, अगर सिचुएशन ऐसा रहता कि हम यार फेरस सल्फेट FeSO4 का प्रतिक्रिया करा देते हैं यार जिंक से। अब ज्यादा तगड़ा पट्टा कौन है, जिंक है कि फेरस है, बोलो, अरे ध्यान से बोलो। कह रहा है कि जिंक पहले है सर, तो जिंक ज्यादा तगड़ा है। हाँ, और कमजोर कौन है, फेरस। तो भैया ये फेरस सल्फेट के साथ गठबंधन कर ले है, ब्याह करके बैठल है, आई आ गया मजबूत वाला, है ना जी, पक्का साथी। तो फेरस के कहेगा फेरस तेरे को यहां से निकलना पड़ेगा, तो फेरस को यहां से भागना पड़ेगा। और कौन इसके जगह, फेरस के जगह कौन लेगा, जिंक। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, बोलो। तो जब यही प्रश्न आपको रहता कि जिंक सल्फेट का प्रतिक्रिया, सॉरी फेरस सल्फेट का प्रतिक्रिया जब हम जिंक से कराएंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, तो विलयन का रंग रंगहीन हो जाएगा। प्यारे बच्चों विलयन का रंग रंगहीन हो जाएगा। समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में आना चाहिए। और समझ में अगर नहीं आता है तो पीछे से जाके देख के आइए कि मैं आपको यार समझाया हूं कि नहीं। हर कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ कहता है, उसके अंदर बहुत सारा चीज छुपा रहता है। क्यों रट रट के पढ़ेंगे भाई, ऐसा पढ़ेंगे कि एकदम सॉलिड हमारे पास ज्ञान जाए। एरेगोनाइट किसका क्रिस्टलीय रूप है, बच्चों भागना मत। नर्सिंग का बच्चा जो परीक्षा देने होगा वो समझ रहा होगा कि गुरुजी का है, हमको ज्यादा घुमाते हैं। देखो एरेगोनाइट जो है वो यार आपको कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है ना जी, कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो तुम्हारा मोती और शंख बना तो है कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन इसका यार नेचर क्या है, क्रिस्टलीय है ना जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप को कहते हैं एरेगोनाइट, एरेगोनाइट, है ना जी। आपको बच्चों अंडे का छिलका, संगमरमर, चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन एरेगोनाइट आए तो समझ लेना कि यार मोती और शंख जिस कैल्शियम कार्बोनेट से बना है इसको हम कहते हैं एरेगोनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कठोर जल को मृदु जल किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, विसरण, किण्वन, प्रसारण, हाइड्रोजनीकरण। तो बच्चा जानो, देखो रूम में कोई तरह का गंध, बदबू फैल जाए, सुगंध हो जाए, इसके पीछे क्या है, विसरण। कार्बोहाइड्रेट को सड़ाकर आपको या पावरोटी बना दीजिए फुलाकर, चाहे कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालकर सड़ाकर इथाइल अल्कोहल बना लीजिए, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन, है ना जी। लेकिन यार कठोर जल को मृदु जल करने का प्रक्रिया है आपको प्रसारण, और सिर्फ प्रसारण नहीं, उत्क्रम प्रसारण, याद रखेंगे, उत्क्रम प्रसारण। कुछ इसके एग्जाम्पल भी आप रखेंगे भैया। प्रसारण में क्या क्या चीज आता है कि आपका किडनी जो रक्त को साफ करता है, किडनी जो आपका रक्त को साफ करता है वो प्रसारण विधि से करता है ना जी। किशमिश को पानी में डाल दीजिए तो किशमिश फूल जाता है, किशमिश को पानी में डालिए तो किशमिश फूल जा रहा है, इसके पीछे भी प्रसारण है, ऑस्मोसिस है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हाइड्रोजनीकरण तो जान ही रहे हो, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से डालडा बनाना, डालडा बनाना। तो बच्चा जो वनस्पति तेल है, वेजिटेरियन ऑयल है, उसमें हाइड्रोजन गैस डालकर और उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में
उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें यार निकेल। तो कर दीजिए ऐसा सपोर्ट कि हम लोग यार ऐसा मैराथन दे दें कि आपका पूरा नस नाड़ी दम बिल्कुल सही कर दे। और नर्सिंग के बच्चे जिसको रिजल्ट लेना है शाम के 7 बजे वाला जीके जीएस क्लास को बिल्कुल आप मिस ना करें, क्योंकि वो सिर्फ यार क्लास नहीं है, पूरा जीके जीएस का भंडारा है। लगातार रहिएगा तो आपके दिमाग में यार बैठ जाएगा और ऑप्शन देखे तो पक्का आप मार दीजिएगा। सहसंयोजी बंध में बंधे यौगिकों को निम्न में से किसमें घोला जा सकता है? सहसंयोजी कोवलेंट। देखो एक होता है आयनिक बंध, हम बताए हैं पिछले वीडियो में। आयनिक बंध कब बनेगा कि एक धातु रहे और अगला यार अधातु रहे। धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध क्या होगा? आयनिक बंध। लेकिन देखो यार सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनने के लिए दोनों क्या धातु और अधातु ही होना चाहिए, धातु और अधातु। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, साझा होता है, शेयरिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो वो कौन? सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो आयनिक बंध। मतलब आयनिक बंध में एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस कटाक्ष से सटेगा तो सबसे मजबूत बंध कौन? आयनिक बंध, है ना जी। और मजबूत है तो तोड़ना भी मुश्किल है। पूछ ले कि किस बंध में बंधे यौगिक का गलनांक सबसे ज्यादा होगा, तो चलवा कहेगा कि सबसे मजबूत गुरुजी बोल रहे हैं आयनिक बंध, तो उसी को तो गलाने में ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे यार ज्यादा गलनांक किसका? आयनिक बंध का। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या बनेगा आपको यार? सहसंयोजी बंध। अब यहां से एक चीज याद रखिए, आयनिक बंध वाला सिर्फ घुलेगा यार पानी में, पानी में, जल में। आयनिक बंध वाला घुलेगा किस में? जल में। जैसे यार नमक, तुम्हारा नमक NaCl है जी। अब Na क्या है? सबसे मुलायम धातु, सोडियम, Cl अधातु। तो NaCl जो है वो जल में तो घुल जाएगा बच्चा। और आयनिक बंध वाला सब यौगिक, मान लो यार कि MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब आयनिक बंध है। इसमें एल्युमिनियम, इसमें क्लोरीन। तो आयनिक बंध वाला किसमें घुल जाएगा? अच्छा से जल में। लेकिन यार कभी नमक को ना तुम पेट्रोल में डाल के देखना, कभी नमक को तुम पेट्रोल में डाल के देखना और कितनों हिलाना वो नमक यार तलहटी पर जमल रहेगा, वो भूलेगा नहीं। तो ठोक के दिमाग में बैठाइए सबसे मजबूत बंध आयनिक बंध। आयनिक बंध वाला किसमें घुलेगा? पानी में। आयनिक बंध वाला किसमें नहीं घुलेगा? तो भैया कार्बनिक द्रव में। किसमें नहीं घुलेगा? तो कार्बनिक द्रव में। कार्बनिक द्रव में, और कार्बनिक द्रव में आपका यार बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका यार ईथर हो गया। तो बच्चों आयनिक बंध वाला जल में तो घुल जाएगा, लेकिन बेंजीन, पेट्रोल और ईथर में नहीं घुलेगा। इसमें कौन घुलेगा बच्चा? तो इसमें वही यौगिक घुलेगा जो सहसंयोजी हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, सहसंयोजी। और सहसंयोजी मतलब क्या? कोवैलेंट। समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका अटेंडेंस मेरे क्लास में आपका कमेंट ही लगाएगा, और उसी पर डिपेंड करता है कि कितना मस्त क्लास आपको हम दें। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑक्सीकरण इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पूरा ऑक्सीकरण समझना तो समझने के लिए पूरा वर्ष सारणी समझना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रक्रिया। उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको मेरे आंख के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मेरा बच्चा लोग स्मार्ट है और जो यहां तक पहुंचल है वो अब मेरा बात को समझेगा। देखो भाई H2SO4 कोई भी यौगिक हो, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई भी यौगिक हो उसका टोटल ऑक्सीकरण क्या होता है? 0। समझ लो, कोई भी यौगिक है
उसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? 0, क्योंकि ये यौगिक तभी बना कि इसमें जितना प्लस का बवंडर उठा उतना माइनस वाला बवंडर उठ कर मैनेज कर लिया, प्लस माइनस दोनों बराबर, और है ना जी, किसी भी यौगिक का आपको यार ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। अब देखो यार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका यार पहला वर्ग में है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला वर्ग में है ना जी। और सल्फर देखो भाई, सल्फर आपका यार 16वां वर्ग में है, और ऑक्सीजन भी आपका 16वें वर्ग में है। हाइड्रोजन आपका यार पहला वर्ग में है, और सल्फर और ऑक्सीजन आपका कौन सा वर्ग में है भाई? 16वां वर्ग में है। तो देखो पहला वर्ग में है, तो वर्ग में क्या चीज समान होता है? वर्ग में यार आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। जो आवर्त सारणी का ये वर्ग है, पहला वर्ग, इसके बाहरी कक्षा जितना भी इसमें तत्व होगा सबके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना जी, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में। अब एक रहेगा तो एक वाला क्या चाहेगा? यहां पर एक वाला चाहेगा कि यार हम केकरो दे देवे, है ना। अब 16वां वर्ग है तो इसके बाहरी कक्षा में यार कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन और सल्फर देने से ज्यादा अच्छा लेना चाहेगा, और अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन और सल्फर को कितना लेना पड़ेगा बच्चों? तो देखो यार 2 गो और लेना पड़ेगा। मतलब क्या कि इसने यार 2 लिया, ऑक्सीजन ने 2 लिया, और 2 लिया तो क्या 2 माइनस उधार लिए भैया, और हाइड्रोजन ने क्या किया? 1 दिया। अब यहां से समझो, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण क्या हो गया? 0। हाइड्रोजन यहां 2 है, एक हाइड्रोजन यार 1 देगा, तो दूसरा हाइड्रोजन भी 1 देगा, 1 और प्लस 1 क्या हो गया? 2। और किसका ऑक्सीकरण निकालना है? तो सल्फर का, तो जिसका निकालना है उसको x रखो। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना कितना? तो फट से बोलो ना जी कि -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना? -2। और क्या गो ऑक्सीजन है रे चेला? 4 गो, 4 गो है तो क्या भाई? -8। और इक्वल टू क्या बच्चा? 0। होगा कि नहीं होगा? अरे देखो कमजोर बच्चा भी जो है ना शुरू से जाकर देखेगा तो बहुत भला हो जाएगा। तो देखो बाबू, ये हो गया यार +2 + x -8 बराबर 0। तो भैया ये +2 - 8 से जब भिड़ंत करेगा तो क्या बचेगा? x - 6 बराबर क्या? 0। x - 6 बराबर 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? +6। तो जो बच्चे क्लास में यहां तक पहुंचे हुए हैं उसके लिए होमवर्क है, वो जरा टास्क बना के हमको यार ऑक्सीकरण संख्या बता देंगे किसका किसका। तो लिख लीजिए, टास्क में लिख लिए, पहला KMnO4 में Mn का होमवर्क है, और K2Cr2O7 में यार क्रोमियम का, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कमेंट में आप कर दीजिएगा कमेंट, हम समझ जाएंगे कि चिलवान ध्यान दे रहा है। आगे 600 ग्राम जल में 400 ग्राम नमक मिलाएंगे तो नमक की सांद्रता जल में क्या कहलाएगा? मन शांत करो। देखो 3 चीजें समझ में आएगा तुमको। विलायक, सॉल्वेंट इसको कहते हैं, सॉल्वेंट जो अपने अंदर सबको मिला ले। दूसरा हो गया विलेय, और तीसरा हो गया विलयन। अब देखो यार, इस धरती पर सबसे बड़ा विलायक आपको पानी है, जल है, H2O है। इस धरती पर सबसे बड़ा विलायक कौन है? जल है। अब देखो विलेय, विलेय यार नमक हो गया जो घुल जाए, नमक। और विलयन, विलयन क्या? नमकीन जल, नमकीन जल आपका यार नमक और पानी का क्या हो गया? विलयन हो गया। बच्चा कहानी कह रहा है कि 600 ग्राम जल है और 400 ग्राम हमने इसमें नमक मिला लिए, तो नमक की सांद्रता, यहां क्या ध्यान देना है
यहां ध्यान देना है बच्चा कि देखो भाई 600 ग्राम जल हो गया और 400 ग्राम आपका नमक हो गया भाई, है ना जी। तो भैया 600 ग्राम विलायक और 400 ग्राम विलय, तो बिलियन कितना ग्राम? बिलियन आपका कितना ग्राम बच्चा? तो बिलियन आप कहिएगा सर कि 1000 ग्राम, मतलब कि नमकीन जल का घोल कितना? 1000 ग्राम। तो सांद्रता कैसे निकालेंगे? तो सांद्रता निकलेगा विलय गुने 100 बटे बिलियन, विलय गुने 100 बटे बिलियन। तो प्यारे बच्चों विलय कितना? 400 और गुने 100 और बिलियन कितना आपका है? तो 1000। तो काटिए और कितना परसेंट आपका आ गया? 40%। आराम से आपको समझ में आएगा। और होमवर्क है आपके लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क क्या है? 3600 ग्राम नमकीन जल में, नमक 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन क्या है कि बिलियन में नमक की सांद्रता निकालें। बिलियन में नमक की सांद्रता निकालें। बिलियन में नमक की सांद्रता निकाले। क्वेश्चन समझ गए होंगे। बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा और मैं सब कमेंट देखूंगा भैया। जो यहां तक नहीं पहुंचल रहेगा तो इतना वीडियो बनाने का क्या फायदा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं आपको सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन चीज दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ही ऐसा चीज है जो आपका यार आपके अंदर यार आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट लाएगा। आयतन मोलों की संख्या का समानुपाती होता है। आयतन मोलों की संख्या का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो देखो, अगर कोई ध्यान से अगर पीछे वाला क्लास देख रहा होगा तो उसको याद होगा कि हमने यार पहले बॉयल्स का नियम दिया था कि V इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू क्या? T। बोलो, दिए थे कि नहीं? और कल हमने आपको दिया था कि V इज इन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? T। और जो कल वाला नहीं देखे उसको देखिए। उसी तरह से अवगाड्रो ने क्या कहा था कि V इज, है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N मतलब क्या? पदार्थ की मात्रा, मोल, है ना जी। तो आयतन मतलब V मोल की संख्या का समानुपाती होता है। किसका नियम है? अवगाड्रो का नियम। यही तीनों को मिलाकर आपको यार आदर्श गैस का सॉल्यूशन आया। अब देखो यार, यहां देखिए V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यहां V प्रोपोर्शनल टू क्या? V इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो बच्चा आप समझिए कि ये जो V है प्रोपोर्शनल किसका है? ये तीनों का है, तीनों से संबंध है। तो V का संबंध देखो T और N से क्या है? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड A। लेकिन यार V का संबंध यार प्रेशर के साथ क्या है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया कि नहीं? तो V प्रोपोर्शनल टू Tn बटे P। जब देखो ये प्रोपोर्शनल वाला जब चीज को आप खत्म कीजिएगा तो आपको यार V और आपको प्रोपोर्शनल को खत्म कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यार R T N बटे क्या? P। समझ में आए? तभी तो देखिए यार आपका PV बराबर, यहां देखो PV बराबर क्या? N R T।
पीवी बराबर क्या, एनआरटी। तो पीवी बराबर एनआरटी क्या है, आदर्श गैस सॉल्यूशन है, आइडियल गैस फॉर्मूला है। आइडियल गैस फॉर्मूला किससे किससे बना, चार्ल्स बॉय, जब आप गार्डो को मिलाएं तो आइडियल गैस फॉर्मूला आया। इसमें यार पी प्रेशर है, वी क्या है, आयतन है, एन यार मोलों की संख्या है, आर आपको यार गैस का नियतांक है, और टी क्या है आपका तापमान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नमक का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें। वेरी गुड, नमक का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, अब बिना परमाणु संख्या, परमाणु भार और बिना आयन कटायन रटे ये कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। देखो नमक NaCl क्या होता है जी, NaCl। बच्चों रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जब लवण रहे तब, मोलर द्रव्यमान बटे यार आयन की संख्या, आयन की संख्या। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या हो गया, पूछा था आपको नर्सिंग में। अब फिर नहीं कॉन्सेप्ट से सीखिएगा तो माथा दर्द करेगा, और इजी वाला चीज तो सब बताते ही रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए। अब नमक का मोलर द्रव्यमान के लिए यार आपको NaCl का, नमक का कितना है 35 नमक, सोडियम का कितना है आपका यार 23, और क्लोरीन का यार 35.5। सोडियम का द्रव्यमान कितना 23, और क्लोरीन का द्रव्यमान कितना 35.5। और जो बच्चा पहला क्लास किया था तो ये हम होमवर्क दिए थे कि ये करके रखिएगा, क्योंकि इसके बिना किए काम नहीं होगा। तो आपको यार इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, इसका मोलर द्रव्यमान आपको आया 58.5 ग्राम, है जी, आया ना। अब देखो नमक में यार क्या करा, मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान तो यार 58 क्या हो गया 5 ग्राम हुआ। अब कर आयनों की संख्या, तो नमक कौन वर्ग में है, सोडियम कौन वर्ग में है, पहला वर्ग का प्राणी है। चलिए सफल होना है तो आदर्श सारणी का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 16वां वर्ग और 17वां वर्ग पर ध्यान देके आइएगा। और पिछले क्लास में मैंने आपको बोल चुका हूं कि अगर केमिस्ट्री सीखना है तो पीरियोडिक टेबल आपके हाथ में होना चाहिए। तो नमक यार पहला वर्ग में है, तो नमक के पास कितने आयन हैं, एक आयन है ना जी। तो यहां पर बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है जी बच्चा। यहां पर क्या बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पर बटा 1 हो जाएगा। तो यार 58.5 ग्राम आपका नमक का क्या आ गया, तुल्यांकी भार। अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अब सब बच्चा जान रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है कि नहीं होता है। तो शुरू में 2, इधर 8, और लास्ट में क्या है बच्चा 3 है। तो एल्युमिनियम के पास आयन कितना है, 3 है, याद रखिएगा। 3 प्लस में है कि माइनस में है, तो फट से कहिए 3 प्लस देने के लिए तैयार है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का हम लोग को क्या निकालना है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। तो भैया एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना 27, और क्लोरीन का 35 तिया 105, 3 गो क्लोरीन है, 35.5 हुआ ना जी, उन्हें 3 कर दो, है ना। तो 105 और 1.5 और बढ़ा दीजिए तो 106.5। अब 27 को जोड़िए इसमें, तो इसमें जब आप 27 जोड़ देते हैं बच्चा तो आपको क्या आ जा रहा है कि 133.5 आया कि नहीं आया। और रासायनिक तुल्यांक पर अगर लवण का रासायनिक तुल्यांक निकालना है तो क्या करेंगे आप कि मोलर द्रव्यमान बटे आयनों की संख्या, तो कर दीजिएगा यार 133.5 गुने बटे 3। समझ में आया तो यस जरूर कहिएगा, क्योंकि तभी फीलिंग आएगा कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। और होमवर्क आपको है
कि कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 का है जी बच्चा रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक आपको निकाल लेना है। और बेहतर रहेगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो कमेंट करके भी दे देगा कि हाँ समझेंगे कि मेरा बच्चा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव सबसे कम होगा? कम होगा। समस्या यह है ना कि फंस जाते हैं हम। अब रटने का बात करें है ना जी, आयनन विभव सबसे कम होगा। देखो यार एक चीज समझो, इस बार भी देखो आपको था जब यार आवर्त सारणी में देखो वर्ग तो 18 जान ही चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए वर्ग में जब ऊपर से नीचे आइएगा, आप ऊपर से नीचे आइएगा वर्ग में, तो क्या होता है ना कि परमाणु का आकार आपको बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मान लो कि ऐसा है, नीचे आइएगा है ना जी, तो कैसा हो जाएगा? नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार आपको क्या होता है जी? बढ़ते जाता है। बढ़ते इसलिए जाता है कि हर स्टेप पर आपका कक्षा का संख्या क्या होता है? बढ़ते जाता है। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव कमेगा, आयनन विभव कमेगा। है जी बच्चा, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और बढ़ेगा तो आयनन विभव कमेगा। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी आपका क्या होगा? कमेगा। भागना मत, समझा देता हूं अच्छा से। अब देखो इधर, जब हम आवर्त सारणी में, आवर्त में वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन आवर्त में जब हम यार इधर से बाएं से दाएं जाएंगे तो यार आकार कमते जाएगा, आकार कमते जाएगा। बच्चा मोरे ये आकार कम रहा है क्यों? आकर्षण के कारण, है ना जी। अब आकर्षण के कारण छोटा हो गया है। अब छोटा हो गया तो इसमें पहला चीज याद रखना है कि आकार जब छोटा होगा तो यार आयनन विभव भी बढ़ेगा। आयनन आकार छोटा होने पर आयनन विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कह रहे भाई ये आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या है? भाई सबसे बड़ा तो हेडेक यही है कि आयनन विभव है क्या। तो देखो यार यहां से यहां आ रहा है तो यार सटते जा रहा है आकर्षण के कारण। तो अब खुद सोचो कि एकदम सटले है जोर से, यहां पर वाला, यहां पर यार लूज से सटल है तो इसलिए बड़ा है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा आपको? यार ए में से, इधर बी में से, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा? तो बचवा कहेगा कि सर ये तो मजबूती से नहीं है, बड़का है, इसमें से खटाक से खींच देंगे, लेकिन ये तो एकदम चिपकल है जी, इसमें से निकालना क्या है? मुश्किल है ना बच्चा। तो बच्चों किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाया गया ऊर्जा, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाया गया ऊर्जा को ही आयनन विभव कहते हैं। क्या जाने, ऊपर से नीचे आए तो साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। आयनन विभव कम गया, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम गया। बाएं से दाएं आए तो साइज छोटा हो गया, आयनन विभव भी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी बढ़ गया। अब आइए प्रश्न पर। क्यों घबराना? कॉन्सेप्ट से पढ़ने का मतलब होता है कि सब याद। देखो देखो यार हीलियम है जी, हीलियम के बाद क्या है? नियॉन, है ना जी। नियॉन के बाद क्या है? आर्गन, क्रिप्टॉन, आपको जीनॉन और आपका क्या है?
रेडॉन। अब बताइए कि वर्ग में नीचे आ रहा है, आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा इसमें, तो तुम फट से कहोगे सर आपने कहा ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा साइज का तो रेडॉन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और सबसे छोटा साइज में कौन है जी, तो हीलियम। कौन है, हीलियम। तब बताओ कि चारों हम रटले रहेंगे सीरीज में, तो कोई पीछे से उठा के दे देगा ऐसे करके, आपको यार नियॉन दे दिया गया, आपको यार आर्गन दे दिया गया, क्रिप्टॉन दे दिया गया, जिनॉन दे दिया गया मेरा बच्चा लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका, हीलियम का, नियॉन का। छोटका है ये, इतनी और बड़ा हो जाएगा, इतनी और बड़ा हो जाएगा, इस सबसे बड़ा हो जाएगा। गॉट इट। चलिए हमको पक्का लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिना झाग वाला साबुन किसे कहते हैं, मृदु साबुन, एक लाइन में याद करो, पोटेशियम के बसीय लवण, पोटेशियम के बसीय लवण। अरे मृदु साबुन मतलब क्या, तो डव, लक्स, जिससे आप स्नान करते हैं, मजा आता है आपको। यह हो गया कठोर साबुन, याद रखिए, सोडियम के बसीय लवण, सोडियम के बसीय लवण। अब कठोर साबुन क्या हो गया कि देखो गांव में देखोगे पीला वाला बड़का 1 किलो वाला जो समनुआ है, 1 केजी वाला जो समनुआ देखा है ना जी, जैसे कपड़ा के साफ करल जाता है, वो है कठोर साबुन, सोडियम के बसीय लवण। अभी क्या आ गया रे बच्चा, ये आ गया डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। अब रीन साबुन देखा है ना, रीन, सर्फ एक्सल, और ब्लू वाला जो है टिकिया, वो है डिटर्जेंट। तो देखिए डिटर्जेंट जो है वो सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, डिटर्जेंट जो है सल्फोनिक अम्ल है ना, और सोडियम के बसीय लवण है, सल्फोनिक अम्ल और सोडियम के बसीय लवण है। अब हम कह रहे हैं कि बिना झाग वाला, आप देख रहे हैं कि मीठा साबुन भी डब भी झाग देता है, भाई देता है। आप कहिएगा कि कपड़ा धोने वाला भी झाग देता है, और आप सबसे ज्यादा तो ये कहिएगा कि डिटर्जेंट तो सबसे ज्यादा झाग देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भैया जो डिटर्जेंट है उसको कहते हैं अपमार्जक, अपमार्जक। काम है इसका यार कि कठोर जल में भी कपड़ा को साफ कर देना। पूछेगा कि कठोर जल में भी, कठोर जल में भी कपड़ा को साफ करना। कठोर जल में भी कपड़ा को साफ करने का काम कौन कर रहा है, अपमार्जक। लेकिन मैं आज आपको बड़ा सस्पेंस वाला बात बता रहा हूं कि इसमें कोई झाग ही नहीं है, डिटर्जेंट में कोई झाग नहीं है। लेकिन हुआ ये कि कंपनी जब रीन साबुन बनाया, डिटर्जेंट बनाया, और आपके यार घर में गृहिणी के पास पहुंचा, आपके पास पहुंचा, तो हो ये रहा था कि कपड़ा तो अच्छा से साफ कर रहा था, लेकिन झाग पैदा नहीं कर रहा था। अब जान लो कि गांव में क्या है कि कपड़ा धोने वाला साबुन है यार, झागे नहीं दे, और झागे नहीं दे तो कहिए एकदम रद्दी साबुन है। कंपनी का माल बिकना बंद हो गया, कंपनी कहा गई हम तो लूट जाएंगे भाई, कैसे काम चलेगा। तो कंपनी ने यार अलग से झाग के लिए डिटर्जेंट में मिलाया नाइट्रेट, और क्या मिलाया, फास्फेट। डिटर्जेंट में झाग नहीं है लेकिन अलग से मिलाया गया नाइट्रेट और फास्फेट। अभी नाइट्रेट फास्फेट के लेके अलग लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, कहोगे क्या लफड़ा हो गया सर, हुआ लफड़ा। अब देखो गांव में देखते होगे कि हर एक घर का जो पानी गिरता है वो नली में जाता है,
और सब नली यार मिलकर गांव का एक कोई बड़ा पोखर में पानी चला जाता है ना जी। और सबके घर में रिन और सर्फ एक्सल तो है कि नहीं है। तो पानी में आपको पानी में क्या है, जब रिन और सर्फ एक्सल से कपड़ा धो रहे हैं तो पानी में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, नाइट्रेट और फास्फेट, है ना जी। तो आपके जो तालाब है, गांव का जो तालाब है, उसमें भी क्या आ गया, आपको नाइट्रेट से भर गया है जी, और क्या जी, फास्फेट से भर गया। अभी नाइट्रेट और फास्फेट, पुराने जमाने में बाबा से पूछिएगा कि गांव के तालाब में ना मतलब हरा हरा चिंदी चिंदी नजर नहीं आता था। आज जाइए गांव के तालाब देखने है बच्चा, तो पूरा हरियाले रहेगा, ऊपर ऊपर से है ना जी, हरियाल रहेगा पूरा। और जो हरा हरा चीज क्या है, तो शैवाल है। तो नाइट्रेट और फास्फेट शैवाल का एक नंबर भोजन है। तो तालाब में यार शैवाल डेवलप हो गया, और शैवाल डेवलप हो गया शैवाल आपके तालाब में। तो प्यारे बच्चों, शैवाल के डेवलप हो जाने से क्या हो गया कि भैया इसमें यार मछली, मेढक और भी बहुत सारा चीज ये पानी में रह रहा था, और उसको रहने के लिए यार ऑक्सीजन चाहिए था, और सब ऑक्सीजन शैवाले ले रहा है। तो पानी का बीओडी गड़बड़ हो गया, बीओडी पानी का गड़बड़ हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड गड़बड़ हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि महामस्त मैराथन चाहते हैं, पूरा एकदम ऐसा मैराथन, आप तो समझ ही रहे हैं, यहां तक पहुंचल हैं, तो मन से शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।